हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोग का जो क्लास 8 का साइंस का पोर्शन है आप लोग का नहीं हुआ है। तो उसमें से कुछ चैप्टर्स जो कि आप लोगों के बायोलॉजी ब्रांच से रिलेटेड थे वो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, राइट। कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी की ब्रांच से करवाए हुए हैं मैंने आप लोगों को। और अब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री, क्योंकि एज यू नो स्टूडेंट, साइंस हम लोगों की 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज बायोलॉजी, द सेकेंड वन इज केमिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज फिजिक्स। 3 ब्रांचेस में है और तीनों ही ब्रांचेस के जो चैप्टर्स हैं वो आपके अवेलेबल हैं पूरे साइंस पोर्शन में। लेकिन ये है कि आप लोग उसको कंबाइन पढ़ते हो हाल फिलहाल में, लेकिन आगे चल के आप लोगों का 9th और 10th में वो भी पार्ट और डिवाइड हो जाएगा। तो बायोलॉजी के रिलेटेड यानी कि हम लोगों के इन्वायरमेंट प्लस आसपास की चीजें, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो चैप्टर्स थे वो मैंने आप लोगों को पोर्शन करवाया है। और अब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन दोनों पोर्शन के जो ब्रांचेस के जो चैप्टर्स हैं वो भी मैं आप लोगों को अब करवाऊंगी। जिसमें से आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, चैप्टर 3 है आप लोगों का, फोर्स एंड प्रेशर वाला, जो कहीं ना कहीं हम लोगों की फिजिक्स की ब्रांच से रिलेटेबल है। एज यू नो इतना तो पता ही है। फिजिक्स जानते हैं, फिजिक्स में क्या है, हम लोग पूरा मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। दैट मीन कि किसी भी लेबर वर्क को हम किस तरीके से मशीन वर्क्स के थ्रू इजी कर सकते हैं, आसानी से हम लोग करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग का फोर्स, प्रेशर, ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो आज का जो हम लोगों का चैप्टर है, न्यू चैप्टर, चैप्टर 3 आप लोगों का, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। एंड एज यू नो स्टूडेंट कि मेरा हमेशा से यही एक राय है कि हम लोग जब किसी चैप्टर को स्टार्ट करें तो चैप्टर का जो भी टॉपिक है उसका मीनिंग हम बहुत अच्छे से समझ लें। क्योंकि जब हम चैप्टर की मीनिंग, उसके टॉपिक के मीनिंग को समझ लेते हैं ना, तो एक्चुअली में उस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं वो चीज हमें कहीं ना कहीं एक पता चल जाती है ना, रिकॉग्नाइज हो जाती है। क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिक्स के थ्रू ही करते हैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के करते हैं। पता ही है ये चीज तो आप लोगों को। अभी मैं लिख रही हूँ दैट मैं अभी लिख रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फोर्स लगा रही हूँ। किससे? पेन और अपने हाथ का मैं क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ अपने जो भी मेरा टैब है, तभी तो मैं लिख पा रही हूँ। तो हम अपनी डेली लाइफ में भी क्या कर रहे हैं, फोर्स का यूज कर रहे हैं हर किसी चीज में। फोर्स क्या है, अगर हिंदी में बोला जाए तो धक्का लगाना। फोर्स मतलब किसी भी चीज पे धक्का लगाना या किसी चीज को खींचना। दो वर्ड हो जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर एक हो जाएगा धक्का लगाना, एक हो जाएगा खींचना। आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो, शॉप वगैरह में जाते हो, तो डोर पर लिखा रहता है यहाँ पर पुश एंड पुल लिखा रहता है। पुश मतलब धक्का लगाना, पुल मतलब खींचना। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब मैं किसी चीज को पुश कर रही हूँ तो उसमें मेरी एनर्जी लग रही है ना, उसको धक्का दे रही हूँ और वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, हम ये तो बोल देते हैं द पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल डेफिनेशन में बात करें ना तो यही होता है, द पुश एंड द पुल इज कॉल्ड फोर्स। बट नो, डेफिनेशन इज रॉन्ग। मतलब पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं, बट स्टिल लिटिल बिट अ रॉन्ग। नाउ हाउ, कैसे? देखिए जब कभी हम किसी चीज में धक्का लगा रहे हैं या खींच रहे हैं तो साथ में ना उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। आप लोग पढ़ते हो द वर्क इज डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज चेंज इट्स पोजीशन। वर्क इज सेड टू बी डन, सॉरी इट्स मिस्टेक, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज्ड। हम वर्क डन हुआ है, कोई काम हुआ है, हम क्या कर कब कहेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, जिस चीज पे हमने अपना काम किया वो सक्सेस हुआ किसी भी कंडीशन में, तभी तो हम कहेंगे कि वर्क डन हमारा सक्सेस हो गया। सेम एज इट इज फोर्स। हमने किसी चीज में धक्का लगाया या फिर किसी चीज को खींचा तो भाई उसकी पोजीशन कुछ तो चेंज होना चाहिए, उसकी पोजीशन में, उसकी शेप में कुछ तो चेंज आना चाहिए ना।
तभी तो हम कहेंगे यार फोर्स इज सक्सेसिबल। ये हमारा जो हमने फोर्स लगाया, नाउ इट इज डन, ये हुआ है, तभी तो हम कह सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक वॉल ले लो, वॉल पे तुम कितना धक्का लगा लो, उसको कितना भी खींच लो, क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी? मेरे ख्याल से भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो आप क्या कहोगे? फोर्स इज डन, क्या फोर्स हुआ? मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। लेकिन यहीं पर आपके पास एक टेबल है, आप इसको धक्का लगाओ, पुश करो, या अपनी तरफ खींचो, इट विल चेंज इट्स पोजीशन, देन वी कैन से दैट फोर्स इज अप्लाइड। हम क्या कह सकते हैं? फोर्स लगा है, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन चेंज करी। आटा गूंथते हैं, डफ होता है, डफ आटा गूंथते हैं ना, मम्मी गूंथती होगी, हर वक्त इसकी यूं यूं करके ऐसे पोजीशन चेंज होती रहती है, फोर्स है। डजंट मैटर कि फोर्स हम बहुत ज्यादा हाई लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा कम लगा रहे हैं, द मैटर इज दैट फोर्स लग रहा है, मैटर इज कि फोर्स लग रहा है। डजंट मैटर कि हम बहुत ज्यादा वाला लगा रहे हैं, कम वाला लगा रहे हैं। अरे मॉल में जाते हो, आप पुश और पुल वाला दरवाजा खींचते हो, ऐसा क्या अपनी पूरी ताकत लगा देते हो? थोड़ा खींचा, खुल गया, थोड़ा सा वैसा धक्का मारा, बंद हो गया, थोड़ा सा। सो फोर्स फोर्स होता है, डजंट मैटर कि बहुत ज्यादा लगाया कि बहुत कम लगाया। तो जैसे डफ मैंने एग्जांपल दे रही थी, तो ये डफ क्या कर रहा है, हम इसको फोर्स लगाते हैं हाथों से, हम यहाँ आटा गूंथती हैं, अपनी शेप चेंज करते रहता है, ऐसे लोई बना देंगे गोल गोल करके तो लोई बन जाएगी। कुछ बच्चे होते हैं ना, उसे आटे से खिलौने बनाते रहते हैं, क्या है? फोर्स ही तो है। क्लियर? व्हाट इज फोर्स? एक वर्ड होता है आपका प्रेशर, हिंदी में इसको बोलते हैं यहाँ पर दबाव। प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दबाव। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर? मैंने आपको फोर्स में बोला कि फोर्स में जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी पोजीशन, शेप और साइज, ये तीनों चेंज कर सकता है, इन तीनों में से कुछ भी चेंज कर सकता है। हो सकता है सिर्फ पोजीशन कर रहे, टेबल में लगा रहे तो पोजीशन को चेंज करेगा, आटे में लगा रहे तो शेप वगैरह, पोजीशन, साइज सब चेंज कर लेगा, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। फोर्स में क्या है? पोजीशन, शेप, साइज, तीनों चीजों में डिफरेंस है। लेकिन यही हम लोग बात करें यहाँ पर प्रेशर, दबाव की, अब ध्यान से समझिएगा, देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर बट द सेम, तो थोड़े सेम सेम लगते हैं लेकिन लॉट्स ऑफ डिफरेंस है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आप लोगों की बात करें, प्रेशर हिंदी में बोलते हैं दबाव, किसी को इंग्लिश में ना समझ में आए, दबाव, दबाव को मतलब समझ रहे हो, किसी चीज पर जब हम दबाव डाल रहे हैं, दबाव मतलब उसको पिचकाया जा रहा है, अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो किसी चीज को क्या किया जा रहा है? दबाया जा रहा है। दबाव का मतलब होता है दबाया जा रहा है, बिल्कुल इसको बिल्कुल ऐसे करके दबाया जा रहा है। रबर होती है, रबर, रबर पे बहुत सारा प्रेशर लगाओ तो इतनी होगी, वो फिर पिचक जाएगी ना, पिचक जाती है एकदम, होती है कि नहीं होती? दैट इज प्रेशर। इस कंडीशन में ध्यान रखना, पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। एक रबर है, ये लो एक रबर, इस पे लगाओ, प्रेशर लगाओ अपने हाथ का, ऐसा है क्या कि इधर से खिसक के इधर आ जाएगी? इज इट पॉसिबल? कभी नहीं। प्रेशर में पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है, पी से याद कर लो, प्रेशर में पोजीशन पी, पोजीशन कभी चेंज ही नहीं होगी। क्या चेंज होगा? शेप एंड साइज। शेप चेंज हो सकती है, जैसे कि क्रॉस होते हैं, क्रॉस मतलब जैसे वो होती है क्ले, क्ले होती है, क्ले, हाँ याद आ गया, क्ले होती है। क्ले को लो, उसमें प्रेशर डालो, इतनी मोटी सी रखी हुई है यहाँ पर, तो सपोज करो आपने इधर से भी दबाव लगाया, ऊपर से भी लगाया, बेचारे की शेप ही चेंज हो गई, बेचारी इतनी सी हो गई है। गोल गोल कर दोगे तो गोल राउंड शेप में आ जाएगी, साइज भी कम हो जाएगा भाई, पहले इतना साइज कवर कर रही थी, अब इतना साइज कवर कर रही है, तो यहाँ पर क्या है? ये प्रेशर। इन प्रेशर position doesn't change the shape, but the shape and size should be changed. प्रेशर में पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन शेप और साइज डेफिनेट सी बात है चेंज हो जाएगी। हो सकता है इसका एरिया भी कम हो जाए, भाई से इतना सा, इतनी बड़ी क्ले थी, उसको इधर से पिचका दिया, इधर से पिचका दिया, पहले इतना एरिया था, अब इतना सा एरिया हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन फोर्स में क्या होता है? पोजीशन, शेप एंड साइज तीनों एक साथ भी हो सकते हैं, कोई एक चेंज हो सकता है, कोई दो चेंज हो सकते हैं, बट इन प्रेशर position will not change, but the shape, size and area should be changed. Clear? अगर यहाँ तक क्लियर है, now move to next, अपना जो हमारा डिटेल में। अब देखिए हम लोग के जो फोर्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, कोई एक टाइप का फोर्स नहीं होता, फोर्स भाई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने फोर्थ में भी पढ़े होंगे, फिफ्थ में भी और सिक्स में भी, सेवेंथ में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। फोर्स हैज डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांटेक्ट
और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस का। मतलब समझ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट। चलो ठीक है, वैसे बहुत इजी है। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी से कनेक्शन बना के रखना, राइट? ये होता है मेरे ख्याल से कॉन्टेक्ट का मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्ट? कनेक्ट, एकदम कनेक्शन बना के। नॉन कॉन्टेक्ट, जिससे कोई कनेक्शन ही नहीं है यार, जिससे कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मेरा बेटा विराट कोहली से कनेक्शन नहीं है, मैं सिर्फ उसे जानती हूँ, नो कॉन्टेक्ट। लेकिन यही मैं बात करूँ अपना मम्मी से, मेरे भाई से, भाई बहुत कॉन्टेक्ट है, एकदम अटैचमेंट है, राइट? तो वो जानते हैं ना कॉन्टेक्ट, समझ लो कॉन्टेक्ट मतलब जान पहचान, बहुत अच्छे रिलेशन। नॉन कॉन्टेक्ट जिसे हम जानते नहीं है, दूर दूर से जानते हैं बस, एकदम बहुत ज्यादा। मैं उसे टीवी पे देख सकती हूँ, मैं उसे यूट्यूब पे ही देख सकती हूँ, गूगल पे देख सकती हूँ, आमने सामने नहीं देख सकती, मैं उसे हैंडशेक नहीं कर सकती। नहीं था नॉन कॉन्टेक्ट। अभी सिर्फ फोर्स में भी आ जाते हैं। जैसे सपोज करो, कार मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मैन अप्लाइज फोर्स फ्रॉम बिहाइंड। जैसे एक कार है, दिख रहा है ना, कार दिख रही है, कार है, कार पे एक आदमी के गले टक्कर लगा रहा है उसको टच करके। अब एक बात बताओ, अगर ये आदमी यहाँ खड़ा है और अपने हाथों से कार को टच नहीं कर रहा, क्या कार आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। भाई कार को आगे बढ़ाने के लिए उसको टच करना पड़ेगा, उस कार को, और धक्का लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दूसरा एग्जाम्पल, एक ये बच्चा है, इसका डॉगी है, डॉगी इधर उधर भाग रहा होगा, भागते क्या कर रहा है, उसको अपने पास खींच रहा है, उसको काटने लगे होता है ना, वही इसकी रस्सी खींचते हैं, अपनी तरफ पुल कर रहा है ना, कर रहा है। जब तक वो रस्सी नहीं पकड़ेगा तो डॉग उसके पास आ जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना, रस्सी तो भी उसे पकड़नी पड़ेगी। बिना रस्सी के कांटेक्ट में आए क्या बच्चा उस डॉग को अपने पास ला सकता है? ना। थर्ड एग्जांपल देखो, ये जो है ये फुटबॉल खेल रहा है, किसी ना किसी को तो पसंद ही होगा, खेलते भी होंगे फुटबॉल। अब ये बॉल है, अगर ये बच्चा अपने पैर से बॉल को टच, मतलब से लात नहीं मारता और किक नहीं करता, सॉरी किक नहीं करता, क्या ये बॉल दूर जाती? बिल्कुल नहीं जाती, वहीं की वहीं पड़ी रहती। भाई ऐसा थोड़ा हवा मारती है चली गई, ऐसा होता नहीं है। बच्चे को अपने लेग को, बच्चे को अपने लेग को बॉल से टच करवाना पड़ेगा, कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, तभी तो बॉल दूर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो आपने देखा कि हम लोगों के जो भी एग्जाम्पल पढ़े, कि कहीं ना कहीं जो हम लोगों के एग्जाम्पल पढ़े, हमने देखा कि ये कांटेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? कांटेक्ट हो रहा है ना। ये आदमी इस कार को से कांटेक्ट कर रहा है, ये बच्चा इस डॉग के साथ कांटेक्ट कर रहा है, और ये जो बच्चा है, प्लेयर है, ये फुटबॉल के साथ कांटेक्ट, कनेक्शन कर रहा है टच करके, राइट? ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस, मेरे ख्याल से कुछ अलग से इसमें समझाने वाली बात नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा वाली समझाऊं। इसमें सिंपल आपको क्या समझना है? सिंपल आपको ये समझना है कि जिसके बीच में कनेक्शन है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन समझते हैं ना, इंटरेक्शन क्या है? दो चीजों से रिलेशन बनना है, दो चीजों से। तो जब दो चीजों के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है, वो फोर्स लगता है, राइट? उसी को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे कि मैंने अभी कहा, अगर ये बच्चा बॉल यहाँ खड़ा है, बच्चा यहाँ, लड़का यहाँ खड़ा है, जब तक ये अपने लेग्स को इस बॉल से टच नहीं कराएगा, कांटेक्ट में नहीं लाएगा, कि बॉल अपने आप चली जाएगी? नहीं जा सकती ना। तो एक फोर्स लगाने के लिए, स्पेशली कांटेक्ट फोर्स क्रिएट करने के लिए, दो ऑब्जेक्ट या दो लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। लाइक अ कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम द कोकोनट ट्री। अब पहले आप एग्जांपल देखो, ये देखो एक ट्री है, इसे क्या है, ये गिर रहा है, जो नारियल गिर जाता है ना, टूट के कोई भी फल गिर जाता है। यहाँ पे ये कॉम्प, भाई क्लास में बच्चों ने बहुत किया होगा, जो कॉम्प है अपने सर से रब किया, उसको कागज को चिपका रहे हैं, कागज अपने हाथ चिपक के आते हैं, राइट? एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास कोई आयरन की नेल्स लेके जाओ, अपने आप कांटेक्ट में चली जाती है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब आप एक बात बताओ, क्या इस नारियल को गिरने में जमीन ने क्या कुछ उसके साथ, पहले जमीन ऊपर गई, फिर नारियल को तोड़ा, फिर नीचे गिराया, क्या कुछ ऐसा हुआ? क्या कांटेक्ट बनाया? नहीं बनाया। कॉम है, कॉम को हमने ऊपर सर पे रब किया, फिर हम थोड़ा सा कागज, कागज यहाँ पड़े, कॉम यहाँ है, क्या हमने कॉम को बिल्कुल कागज से चिपका दिया था क्या? नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे रखा था, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या कांटेक्ट बनाया? नहीं बनाया। मैग्नेट है, यहाँ पर नेल्स पड़ी हुई है, जिसमें काफी सारी कील जो बोलते हैं, यहाँ पर आप मैग्नेट लेके आए, क्या आप मैग्नेट को बिल्कुल नेल से चिपटा गए, बिल्कुल ऐसी कर दी क्या? नहीं ना। आपने इतना डिस्टेंस रखा, आपने इतना डिस्टेंस बना के रखा, नेल्स अपने आप इससे जाके चिपक गई। हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसमें कांटेक्ट बना? नहीं बना, मेरे ख्याल से तो नहीं बना, राइट? अब देखो, कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम द कोकोनट ट्री, ठीक है, गिर रहा है,
किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, राइट। पढ़ाई होगा आप लोगों ने 7th में 6th में ऑल्सो न्यूटन्स। भाई न्यूटन्स पे हमारी फिजिक्स शुरू ही होती है, न्यूटन्स पे ही खत्म हो जाती है, जिन्होंने ग्रेविटी बताई। ग्रेविटी ना होती तो शायद हम लोग आज के प्रेजेंट टाइम पर इतना फिजिक्स में कहते हैं डेवलप नहीं हो पाते, डेवलपमेंट नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फिजिक्स इज देयर। Einstein, because of Einstein, because of Newton's physics is there. We are studying physics. तो यहाँ पर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी जो हमारी क्या कर रही है, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही है? पर ऐसा थोड़ी ना है कि ग्रेविटी के कुछ हाथ पैर है, उसको खींच के ला रही है। कोई कांटेक्ट नहीं कर रही है। विदाउट कांटेक्ट, या बोल सकते हैं नॉन कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट हर चीज को अपनी तरफ क्या कर रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, व्हेन अ कॉम्ब गेट्स रब्ड अगेंस्ट हेयर, उसको ऐसे ऐसे करते हैं ना, हेयर की तरह रब्ड करते हैं। फिर कुछ पेपर के पीस रखे हैं, उसके पास लेके जाते हैं। जो पेपर के पीस हैं अपने आप कॉम्ब से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, आप लोगों ने ग्रेविटी पढ़ा है, बहुत सारे कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़े होंगे, राइट। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है, देखिए आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इनके बारे में पढ़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री में होते हैं हमारे। हमारी जितनी भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, या फिर मैटर के ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड दिस इज कॉल्ड मैटर। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर है। और कोई भी मैटर हमारे एटम से बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। तो हर एक मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव और प्रोटॉन्स होते हैं। सपोज करो कि ये कॉम था, कॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। और जो हमारा पेपर था उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स दोनों चीजें थी, राइट। इसके अंदर भी जो कॉम है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे। कागज के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स थे। जब हमने कॉम को अपने हेयर से रब किया तो कॉम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे वो एक्साइट हो गए। ऑब्वियसली बात है, आप अपने हाथ को रब करो, गर्म नहीं हो जाते? होते कि नहीं होते? क्योंकि कुछ ना कुछ तो भाई वो है ना, चार्ज है। हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तभी तो हमें करंट लग जाता है, वरना क्यों लगे यार, है ना। तो सेम एज इट इज, कॉम के अंदर जो चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, रब करने पे थोड़ा सा एक्साइट हो गए, राइट। वो होता है ना, एकदम एनर्जीफुल हो गए, एनर्जी मिल गई उनको। अब उस कॉम को हम ले गए पेपर के पास। पेपर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स फिल्ड थे। अब पॉजिटिव अट्रैक्ट टू नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट टू पॉजिटिव, ये तो पता ही है और पढ़ा भी है आप लोगों ने। तो एक बात बताइए कि जब कॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एकदम से एक्टिव हो गए, एनर्जीफुल हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पेपर के प्रोटॉन के साथ जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, और कॉम के जो प्रोटॉन्स थे, पॉजिटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज के साथ जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। अपोजिट चार्ज हो जाएंगे, कि अपोजिट मतलब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, ये तो लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं इसको। इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज ऑन द पीसेस ऑफ पेपर, कि कॉम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स थे वो पेपर के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थे उसके साथ जाके क्या होने लगे, स्टिक होने लगे। ये होता है आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। आप लोग जब कई बार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा धूप हो रही होती है, आप लोग बाहर से कपड़े लेके आते होंगे, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग जाते हैं, मम्मी कहती है कपड़े लेके आ, आप लेके आए, बहुत एकदम गर्म हो रहे हैं, आप लोग कभी कभी करंट से लग जाता है कि नहीं लग जाता? सबके साथ हुआ होगा, ये ऑलरेडी बात है। कभी कभी हम डोर को पकड़ते हैं, और जो उसका स्टील का होता है, हमें उससे भी करंट लग जाता है। कहने को उसमें करंट नहीं है, लग जाता है, हम कहते करंट लग गया यार, ये करंट नहीं है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। कपड़े धूप में पड़े हुए थे, धूप एनर्जी दे रही थी, सोलर एनर्जी, जिसकी वजह से कपड़ों में जो हमारे चार्ज था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो एकदम एक्साइट हो गया, एनर्जीफुल हो गया। और हमारी बॉडी के अंदर भी ऑब्वियसली बात है चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। कपड़ों के चार्ज ने हमारी बॉडी के चार्ज के साथ क्या किया, कॉम्बिनेशन बना लिया। नेगेटिव वाला पॉजिटिव से हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से क्या हो गया, स्टिक हो गया, करंट लग गया। नॉट अ करंट, इट्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। सेम एज इट इज डोर के हैंडल के साथ होता है। हम लोग चल रहे हैं, हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, सब कुछ।
अब डोर में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ज तो है। अचानक से हमारी बॉडी के कभी कभी जो चार्ज होते हैं एक्साइट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी आ गई, आप ही है ज्यादा एनर्जी आ गई, और वही चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव जो डोर का हैंडल होता है उसके चार्ज के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ क्या कर लेते हैं, स्टिक हो जाते हैं। हम कहते हैं करंट लग गया। इट्स नॉट अ करंट, इट्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो आगे से कभी ऐसा हो तो ये मत कहना मम्मी करंट लग गया, अब बोलो ना मम्मी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लग गया। ठीक। एंड द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वी हैव वन मोर ऑब्जेक्ट सच अ फोर्स कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। अभी हम लोगों ने ये जो एग्जांपल देखे, दिस वन ऑल दिस, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, इनको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्सेस। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, राइट, लेकिन बिना कांटेक्ट के, जैसे ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रही है, चार्ज अपना फोर्स लगा रहे हैं, ये मैग्नेट अपना फोर्स लगा रही है, फोर्स लग रहा है लेकिन बिना कांटेक्ट के। सो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर? जैसे ही आपने एग्जांपल देखे और सारे और भी एग्जांपल है, देखते हैं। मस्कुलर फोर्स, दिस वन मसल्स का फोर्स, मस्कुलर, ये जो मस्कुलर फोर्स होते हैं ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है। क्यों? जब मस्कुलर फोर्स क्या है, ये ताकत, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ताकत। अब हमें ताकत दिखानी है तो ऑब्वियसली बात है किसी चीज पे दिखा सकते हैं, टेबल को उठा के, डंबल्स को उठा के जिम जाते हैं ना लोग वह, तो ये कांटेक्ट फोर्स होता है। एंड इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स, मसल्स के थ्रू लगता है, ऑब्वियसली बात है। सेवरल केसेस में जैसे हम कोई चीज लिफ्ट करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, इसमें मस्कुलर फोर्स अप्लाइड हो रहा है। इन द कॉन्ट्रेरी फोर्सेस लाइक मैग्नेटिक फोर्स, जैसे मैग्नेट की बात करें, ग्रेविटी की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, ये हमारे बिना कांटेक्ट के होते हैं, इनमें कोई कांटेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि ग्रेविटी अपने हाथ खींची किसी चीज को अट्रैक्ट कर रही है, ना बिल्कुल भी नहीं। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जाके यूं हो रहा है, दूर से ही हो जाता है। सेम एज इट इज मैग्नेट, मैग्नेट को यहाँ रख दो, एक आयरन की चीज यहाँ रख दो, दूर से अट्रैक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है मैग्नेट को यहाँ लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट होगा, नो। दीज आर द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस व्हिच एक्ट्स विदाउट अ कांटेक्ट। एंड देयरफॉर यहाँ पर जितने भी हमने एग्जांपल पढ़े ये सारे हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। अब देखिए, अब इसमें एक छोटा सा एक हमारा एक्टिविटी टाइप है, वो देखते हैं। When a ball is kept on a table and pushed a little, suppose कोई एक टेबल है, ये टेबल है, टेबल ले लो, यहाँ पे बॉल रखी है, इसको यूं धक्का मारो, पुश करो, क्या होगा, आगे बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। थोड़ी दूर तो तेज जाएगी, फिर अपने आप धीरे हो जाएगी, और एक टफ समय आएगा वो रुक जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना आपने धक्का मारा चलती जा रही है, पूरी दुनिया घूम के आ रही है, दैट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होता ना। अपने एकदम धीरे धक्का मारोगे तो थोड़ी दूर जाएगी, रुक जाएगी, थोड़ा तेज धक्का मारोगे थोड़ा दूर जाएगी, फिर रुक जाएगी। रुकना तो है ही है, पहले स्लो होगी फिर रुक जाएगी, चलती नहीं रहती ना। A car running on a plain road travels some distance and stop after the engine is switched on. कार ले लो, जब तक कार ड्राइव कर रहे हो कार का इंजन ऑन है, जो कार है हम लोगों की वो रनिंग पे चलती रहेगी, राइट। द कार इज रनिंग ऑन अ प्लेन रोड ट्रेवल सम डिस्टेंस, जब तक वो अपना ट्रेवल इंजन इज स्विच्ड देन इट इज रन। यहाँ पर क्या है, वो रन करती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप इंजन को स्विच ऑफ कर दोगे इट विल स्टॉप, इट विल स्टॉप, फिर वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती। दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब यहाँ से हम लोग का एक और फोर्स निकल के आया जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी आपने ग्रेविटी पढ़ लिया, मैग्नेटिक पढ़ लिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया। अब एक और फोर्स पढ़ लो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अभी हमने दो एग्जांपल देखे कि बॉल थी, बॉल को हमने धक्का दिया, थोड़ी देर चली, स्लो हो गई, रुक गई। कार है, कार चल रही है, कार में ब्रेक मारोगे तो रुक जाएगी, कार के इंजन को स्विच ऑफ कर दोगे तो भी रुक जाएगी, फिर नहीं चलेगी। वाई? जब तक हमारे उस बॉल को हमने जो धक्का दिया उसके अंदर कुछ एनर्जी थी, ऑब्वियसली थी। धीरे धीरे भाई एनर्जी यूज भी होती गई। ऐसा तो नहीं ऑल टाइम एनर्जी रहेगी, भाई आज खाना खाया 4 दिन तक चलता रहेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारे अंदर नहीं होता तो भाई ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा। तो जब हमने उस बॉल में जितनी एनर्जी प्रोवाइड करी उतनी एनर्जी क्या हो गई, यूज्ड अप हो गई। यूज्ड अप होने के बाद एक समय आया उसकी एनर्जी खत्म हो गई। और एनर्जी खत्म कैसे हुई ये भी समझ लीजिए भाई। यहाँ पर जो सरफेस था, जमीन ले लो, जो टेबल ले लो, टेबल पे थी
और जो बॉल थी रगड़ रहे हो ना एक दूसरे से, रगड़ मतलब रगड़ समझ रहे हो ना, कि बॉल सरफेस को टच करते हुए ऐसी तो आगे बढ़ रही है। तो जब बॉल सरफेस को टच करते हुए आगे बढ़ रही है तो रगड़न हो रही है, रगड़न समझ रहे हो ना, एक दूसरे से वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसे बोलते हैं फ्रिक्शन। जब कोई भी चीज दूसरे के कांटेक्ट में रहती है, इस फ्रिक्शन, क्या है ये फ्रिक्शन है। और वो एक दूसरे से रगड़ खाते हुए आगे बढ़ रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि रगड़ खाते हुए जो आगे बढ़ रही है उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और जहां एनर्जी खत्म हुई वहीं पर वो चीज क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। पहले स्लो होगी फिर स्टॉप हो जाएगी। इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि हमारे ग्राउंड सरफेस और ऑब्जेक्ट जो भी कोई मोशन में है, रनिंग में है, उसके बीच में लगता है। In the absence of frictional force, the object would have remained in motion. अगर किसी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल नहीं है ना, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ध्यान रखना वो चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, क्या नाम है, एक सेकेंड, मुझे भी थोड़ा सा वो नहीं आ रहा। जैसे प्लेन, प्लेन का ले लो, प्लेन होता है ना हवाई जहाज, एयरप्लेन। यहाँ पर नहीं, इसका एग्जांपल नहीं ले सकते, एक सेकेंड, वो तो हवा में उड़ रहा है ना, फ्रिक्शन से लगने का सवाल ही नहीं है। एक सेकेंड, मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, मैं देखो जो भी कोई भी सरफेस होगा, राइट, ग्राउंड सरफेस और ऑब्जेक्ट होगा, फ्रिक्शन तो सबके बीच में लगना है, किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा। मैं स्नो ले लेती हूँ, स्नो में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्नो में आप जाते हो, स्नो में फिसलते चले जाते हैं। अगर आप लोगों में से कोई गया हो स्नो में, क्या होता है, हम लोग पैर रखते फिसलते चले जाते हैं, बड़ी मुश्किल से टिक पाते हैं। उनके लिए शूज ही अलग आते हैं, नॉर्मल शूज तो रुकते ही नहीं है। क्यों? स्नो में ये तो नहीं कह सकती कि फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें फ्रिक्शन ना हो, बस ये कि थोड़ा सा कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। स्नो में और हमारे जो पैर होते हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत ना के बराबर, जिसकी वजह से हम लोग स्नो में क्या है, ढलान एकदम फिसलते चले जाते हैं, फिसलते चले जाते हैं, फिसलते चले जाते हैं। यही चीज बोली गई है कि अगर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल कम की बात करी जो कि होता ही नहीं है स्नो में और हमारे बीच में, यहाँ तो बिल्कुल एब्सेंस कर दिया। और जब बिल्कुल ही नहीं होगा तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मोशन में रहेगा, वो कभी रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रगड़न नहीं हो रही, रगड़ एक दूसरे से रगड़ नहीं हो रहे, और जब वो एक दूसरे से स्क्रैच नहीं होंगे, स्क्रैच बोलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कोई भी चीज है वो तो आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एनर्जी खर्च नहीं होगी। और जहां एनर्जी खर्च होगी, दोनों के बीच में जो स्क्रैच हो रहा है, वहां पर एक टाइम बाद आएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है पहले स्लो होगा, देन स्टॉप हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। हम लोग चलते हैं, रुक जाते हैं समय के बाद, क्यों? क्योंकि जितना हमने फ्रिक्शनल फोर्स लगा अपने पैरों में, उतना हम लोग चल लिए, उतना हम लोगों का क्या हो गया, वो स्क्रैच हो गई, हमारा ग्राउंड और हमारे पैर, एनर्जी खर्च हो गई, हम लोग रुक गए। और अगर स्क्रैच नहीं होगा, रगड़ नहीं होगी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, वी कांट स्टॉप, हम क्या है, रुक नहीं सकते। While walking, we push the ground behind with our feet. हम लोग जब चलते हैं तो दबाव भी तो डाल रहे हैं भाई, जमीन पर क्या कर रहे हैं, हमारे पैरों का दबाव डल रहा है, डल रहा है कि नहीं डल रहा। लेकिन यही जब फ्रिक्शन नहीं होगा, हम लोग नहीं चल पाएंगे, और चल भी गए तो हम लोग फिसलते चले जाएंगे, फिसलते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये चीज होगी। सो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डेली लाइफ में, चाहे व्हीकल्स के लिए हो, चाहे हमारे चलने के लिए हो, चाहे एनिमल्स के चलने के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो। और ध्यान रखना, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, हमारे जैसे सपोज करो ये ग्राउंड है और ये कोई भी पर्सन है, अपोजिट होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड का ऐसे लग रहा है तो हमारा ऐसे लगेगा। एक बात बताओ, आगे बढ़ते हो तो पैर पीछे करके नहीं बढ़ते भाई, आगे बढ़ रहे हो तो पैर पीछे करके नहीं बढ़ते हो। क्यों? क्योंकि ग्राउंड का रगड़ स्क्रैच आगे की तरफ हो रहा है, और हमारे जो पैर का है वो पीछे की तरफ होगा। जब अपोजिट होगा तो कहते हैं ना, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तभी तो न्यूट्रल होगा, जीरो। अगर एक ही डायरेक्शन में लगेगा फिर तो भैया ना रुकने के ना चलने के, कुछ नहीं हो सकता ना। यहीं पर आप देखो, जो बनाना, ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कोई सड़क पे ऐसी केले का छिलका फेंक देता है, फेंक दिया, हाँ, यहाँ पर ग्राउंड है, केले का छिलका फेंक दिया, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का पैर पीछे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है, हमारा पैर आगे की तरफ स्लिप कर जाता है। ऐसे जाना चाहिए था ना, क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। यानी कि ग्राउंड का फोर्स भी ऐसे लग रहा था, और जब हम फिसले
तो हमारा फोर्स भी ऐसे लगा, यहाँ पर क्या होगा, फोर्स डबल हो गया भाई। इधर मतलब ग्राउंड का तो वैसे ही जल लग रहा था और हमारे पैर का भी जल लग गया, जिससे हमारा फोर्स हो गया डबल एंड स्लिप। तभी तो हम लोग गिर जाते हैं। अगर इसका उल्टा लगता तो अपोजिट डायरेक्शन में, इधर 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 जीरो हो जाता, फिर हम लोग तो रुक ही जाते, जो हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, राइट। अब मड होती है, मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, कीचड़ बोलते हैं उसका भी जो जैसा सपोज करो ये ग्राउंड है, ग्राउंड का फोर्स इधर लगी है, प्लस कीचड़ और पड़ी हुई थी, हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, ऐसे ही तो फिसलते हो, ऐसे कौन फिसलता है, मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसे फिसलता है, ऐसे ही तो फिसलते हो, यानी कि फोर्स क्या हो गया, डबल हो गया, और जब फोर्स डबल हो गया तो भाई गिरने तो है ही है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जो रिड्यूस्ड फ्रिक्शन की वजह से लगते हैं। फ्रिक्शन रिड्यूस्ड हो गया ना, रिड्यूस्ड मतलब कि इस डायरेक्शन में भी लग रहा था, इसी डायरेक्शन में भी लग रहा था, लगना था उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में लगता तभी तो हमारा फ्रिक्शन बढ़ता। फ्रिक्शन मतलब जो रगड़न है, जो रगड़ हो रही है, स्क्रैच हो रहे हैं दो ऑब्जेक्ट, भाई ऐसे ज्यादा होंगे कि ऐसे ज्यादा होंगे, ऐसे तो ज्यादा होंगे, किसी चीज को रगड़ोगे ऐसी अपोजिट डायरेक्शन में तो आएगा, जब एक हाथ पीछे और एक हाथ आगे की तरफ, तभी तो स्क्रैच ज्यादा होगा, रगड़ ज्यादा होगी। लेकिन जब ऐसी हो जाएगी, करनी पाई थोड़ा सा इस तरीके से, तो फ्रिक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना, रगड़न कम हो गई, ये समझ लो क्या कम हो गया, दोनों के बीच में जो स्क्रैचेस है, रगड़न है, वो कम हो गई। और जब ये कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है फिर हम लोग स्लिप ही करेंगे, हमारी बॉडी स्टॉप नहीं हो सकती। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ये थे हम लोगों के कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, दो टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आप लोगों को थोड़ा 8th क्लास है तो बेसिक ही आएगा, डोंट वरी, हम लोग बेसिक से ही करते हैं, हम इतना हाई फाई नहीं पढ़ सकते। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे कांटेक्ट फोर्सेस और बहुत सारे फोर्सेस पढ़े होंगे, लेकिन हम लोगों का जो बेसिक है हम लोग पहले उसे कवर करेंगे। 9th में तो वही हाई फाई आ ही जाना है, फिर क्या बात है, तो पहले बेसिक करेंगे। तो आज हम लोगों ने किया कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट, इसके बाद हम लोग के और भी टाइप्स होते हैं फोर्सेस के, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वैसे तो बड़ी अच्छे से समझाया हम लोगों ने। बाकी आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों के नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बीच में। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ गुड डे।